टोटल मार्क्स कितने बने इस बार और परसेंटाइल? 212, 99.90। आपने किस चीज पे फोकस किया जिस वजह से आपका जीआरएफ हुआ है? सर मुझे लगता है कि जो वीक सेक्शन है उस पे फोकस करना चाहिए। जैसे पेपर 1 में मेरा रिसर्च और टीचिंग बहुत वीक था। अदिति हो या मैं हूं या कोई भी कैंडिडेट हो, कहने का मतलब है कि अगर 10 में 6 भी यूनिट सही है, आपका बहुत कमांड है, ठीक है, उसको रिवीजन करो ना, उस पोर्शंस को बहुत अच्छे से रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आपकी पढ़ाई रुकनी किसी भी वे में नहीं चाहिए जब तक आप मंजिल पे ना पहुंच जाओ। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं यूजीसी अड्डा के इस महामंच पे। आज का ये सेशन थोड़ा खास इसलिए है क्योंकि हम उन चुनिंदे कैंडिडेट्स के साथ आज मौजूद हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं जीआरएफ किया है, जीआरएफ क्वालिफाई किया अच्छे परसेंटाइल के साथ, अच्छे मार्क्स के साथ। और इतना ही नहीं बल्कि बहुत ही हर्डल्स के बाद वो इस मकाम पे पहुंचे। कुछ 2 अटेम्प्ट, कोई 4 अटेम्प्ट, कोई 5 अटेम्प्ट, कोई 10 अटेम्प्ट के बाद इस जगह पे पहुंचे हैं। ऐसा नहीं कि आज उठे, भोरवा में उठे और जाके लिखे और सिलेक्शन हो गया, ऐसा भी नहीं है। तो आज इन्हीं सब चीजों को लेके आज हम बात करने वाले कुछ चुनिंदे कैंडिडेट्स के साथ। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो सिलेक्टेड हैं, उन सबसे बारी बारी से बात करेंगे। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं, जो आपके सामने कुछ कैंडिडेट दिख रहे हैं, जिसमें से शिवम पांडे जी हैं और दूसरी है अदिति चतुर्वेदी जी। दोनों से पहले बात करते हैं और मैं इनके उज्जवल भविष्य की सबसे पहले दुआ देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं इनको और इनकी पूरी फैमिली को। मैं बिना किसी इंतजार के मैं बड़ा एक्साइटेड हूं, आप जैसे एक्साइटेड है सुनने के लिए कि सर कैसे इन्होंने जीआरएफ क्वालिफाई किया, बस बता दिया जाए। मैं भी एक्साइटेड हूं उन सब चीजों को जानने के लिए कि क्या क्या कैसे किया जो इनका जीआरएफ क्वालिफाई हुआ। चलिए बात करते हैं कि स्टूडेंट से। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शिवम से। शिवम, मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? जी सर, आ रही है। सबसे पहले तो ढेर सारी बधाइयां आपको। थैंक यू सर। अच्छा शिवम, आप कहाँ से हैं, थोड़ा सा अपना परिचय बताइए जरा। सर मैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से हूँ और अभी वर्तमान सर मैं इंदौर में रह रहा हूँ। ओके जी। तो शिवम, इस बार का कितना परसेंटाइल रहा आपका? सर मेरा 99.32 शायद है। ओके, तो 99 जो है आपने कवर किया है ना? जी सर। ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज और बताइए आप कि आप इससे पहले भी एग्जाम दे चुके हैं? जी सर। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये 4th था सर मेरा। अच्छा 4th था। इससे पहले क्या हुआ था? सर हर बार नेट हो जाता था और 1-2 क्वेश्चन से जीआरएफ रह जाता था। इस बार जीआरएफ भी हो। जी सर। ओके। अच्छा थोड़ा सा और बताइए कि इस बार आपने क्या खास किया जिसकी वजह से आपको जीआरएफ मिला, कुछ खास? सर एक तो पेपर 1 पे थोड़ा काम किया। ऐसे इस बार सर मेरे पेपर 1 में 38 मार्क्स सही थे, क्वेश्चन सही थे। अच्छा 38, ठीक है। और दूसरा कि जो पीवाईक्यूज थे खासकर पेपर 2 के, जी जी जी, गंभीरता से और देखा उनका क्या पैटर्न है, तो उससे बहुत मदद मिली सर। जो एलिमिनेशन टेक्निक जो इस्तेमाल करते हैं हम एग्जाम में, वो सर पीवाईक्यू से बहुत मदद मिली इस बार। तो इस बार हो गया। जी सर। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर इस बार पेपर 1 पे खास फोकस किया सब्जेक्ट के साथ और पीवाईक्यू आपने लगाया? ओके। कुछ प्रैक्टिस सेट भी आपने लगाया इस ड्यूरेशन में? सर प्रैक्टिस सेट तो नहीं लगाए मैंने, क्योंकि अगर हम पिछले साल के पेपर ही लगा लें यूजीसी नेट के 2014 से, तो 8-10 साल में एक बहुत बड़ा बंच हमारे पास तैयार हो जाता है क्वेश्चंस का। तो वो क्वेश्चन से एक रूपरेखा मिल जाती है, टाइमलाइन, कि किस प्रकार से एनटीए क्वेश्चन सेट करता है। तो मैं ओवरऑल ये कह सकता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट के बैकबोन जैसा काम करता है ना? अक्सर मैं स्टूडेंट सभी से कहता हूँ, जितने भी कैंडिडेट सुन पा रहे होंगे, कि भाई कुछ भी कर लो, एक स्टूडेंट को अपनी लिमिटेशन का पता प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही पता चल जाता है कि आप कितना आपको आता है और कितना मेहनत करना है। आप अपना दायरा सेट कर सकते हो इस ड्यूरेशन में। दूसरा चीज ये है कि सर, और दूसरा आपने पेपर 2 के लिए ऐसा क्या खास किया? सर ये पेपर 2 के लिए मैंने वही पेपर 1 में तो अलग से तैयारी की थी थोड़ी, पेपर 2 में मेनली पीवाईक्यूज देखे और सर ऐसे टॉपिक देखे थे जहाँ मेरे पिछले सालों में क्वेश्चन सही नहीं हो रहे थे। तो मैंने उनको आइडेंटिफाई किया, वो सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए मैं उसका टॉपिक बताने में कोई औचित्य नहीं है। तो मैंने उन को देखा, तो इस बार सर मेरे 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही सही थे जीआरएफ के कट ऑफ से। ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये लिटरली मैं अगर कहूँ कि स्टूडेंट्स जो है ना, बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि हमने इतना कर लिया, और बहुत बार होता है कि एक ही टॉपिक को रिवीजन कर रहे हैं जो उनकी इंटरेस्टिंग पार्ट का है।
तो ऐसे कैंडिडेट को क्या सजेशंस करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई सल्तनत पढ़ रहा है, कोई मॉडर्न में गांधीयन एरा पढ़ रहा है, वही पोर्शन उसको मजा आ रहा है और उतना ही करके जाता है और बार बार नेट पे ही रुक जा रहा है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ा तो उन्हें ही समझना चाहिए कि यदि नेट ही हो रहा है, जेआरएफ नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो आप पढ़ रहे हैं और जो पूछा जा रहा है उसमें एक डिफरेंस है, एक अंतर है। तो जी पहले अक्सर इसे रिकॉग्नाइज करना है उनको, और यदि वो इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो सिलेबस, पाठ्यक्रम और दूसरा आयोग के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, ये दो चीजें हमारे पास हमेशा होती हैं। ये दो हमारी, मैं बोलता हूँ उसको सर, ये किसी भी गाड़ी की दो टॉर्च लाइट है, जी तो वो इससे पता लगा सकते हैं कि उनका कहाँ रुक रहा है। तो यदि वो इन दो का अध्ययन करें तो आसानी से सर जेआरएफ को भी अचीव कर सकते हैं। जी। अच्छा, इस ड्यूरेशन में आपने किताबें पढ़ी, प्रीवियस क्वेश्चंस लगाए, प्रैक्टिस जितना बन पाया आपने किया, और स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? जैसे ऑनलाइन क्लासेस है, जैसे हम लोग की क्लासेस चल रही है, उसमें क्या उनको खास हेल्प मिल सकता है? जैसे ऑनलाइन क्लासेस सर एक बहुत बड़ा माध्यम है वर्तमान में। एक बार हम जी पढ़ लेते हैं, लेकिन जब किसी चीज को विजुअलाइजेशन के माध्यम से पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, तो सर जी वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालती है हमारी मेमोरी पे। और कभी एग्जैक्ट कभार ऐसा भी होता है, जहाँ तक मुझे लगता है, कि कई सारे नए बच्चे आ रहे हैं, उनको उतनी समझ नहीं हो पाती, जैसे मास्टर्स के वो पहले ही साल में या फिर दूसरे साल में। तो ऐसी जो गैप होता है हमारे पढ़ने में और एग्जाम के पूछे जाने में, सर वो टीचर हैं, जैसे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो टीचर उस गैप को फुलफिल कर देता है। तो जो मुझे चौथा अटेम्प्ट लग गया, हो सकता है कोई पहले अटेम्प्ट में कर ले, क्योंकि वो गैप रह गया था। तो ये सर मदद मिल सकती है ऑनलाइन टीचिंग। एग्जैक्टली मैं भी, जैसे हम लोग जिस समय तैयारी करते थे उस ड्यूरेशन में हमने ऑनलाइन का माध्यम तो नहीं था उस समय, ठीक है। उस समय किताबों से सहारा लेते थे, सीनियर से हेल्प लेते थे। सीनियर भी हमें अक्सर कहते थे कि भाई ऐसा है, प्रीवियस इस क्वेश्चन पढ़ लो, और कुछ लिमिटेड किताबें बताते थे। जैसे पढ़ने के लिए तो सोर्सेज बहुत सारे हैं, और ये लिमिटेड वही बता सकते हैं जो आपका मेंटोर है आज के समय में। जैसे देश में अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्र से स्टूडेंट्स हैं, और उनके पास बहुत सारा माध्यम नहीं हो पाता, लेकिन आज के वक्त में इंटरनेट ऑलमोस्ट हर जगह पे है। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक मेंटोर की जरूरत पड़ता है कहीं ना कहीं। मतलब ये आपने आज 3-4 बातें बहुत अच्छी बता दी कि सर प्रीवियस क्वेश्चंस, जो कॉम्पैक्ट नोट्स हैं, और जो चीज छूट रहा है जिसकी वजह से आपका नेट हो रहा है या पीएचडी हो रहा है या नेट नहीं हो रहा है, उस वाले पोर्शंस पे फोकस ज्यादा करना है। इंटरेस्टिंग वाला पॉइंट तो आपको आता ही है, उसके अलावा भी दायरा बढ़ाना है ना। और बाकी ऑनलाइन जो है मेंटोरशिप आपको बहुत कहीं ना कहीं कारगर होता है। एक चीज और आपसे पूछूंगा कि आपने जीआरएफ तो कर लिया है, आगे क्या इरादा है? सर मेरा नेट हो रहा था, तो मैं कई प्रोफेसर्स की वैकेंसी निकलती है, जैसे एमपी में अभी निकली थी, जी तो सर मैंने उसका प्री क्वालिफाई हो गया, तो अभी उसका अभी इंटरव्यू दिया है, अभी 2-3 जी दिन पहले। तो जी एक तो सर वो मैं काम कर रहा हूँ, दूसरा ठीक है पीएचडी में भी उसके साथ एनरोल कर दूंगा अब। जी, और ताकि स्कॉलरशिप मिलता रहे, ठीक है। हाँ हाँ जी जी। आगे आपको एजुकेशन फील्ड में काफी, मतलब अपना करियर एजुकेशन फील्ड में बनाना है। हाँ सर, मेनली एजुकेशन फील्ड। जी सर। चलिए, मैं आपको और आपकी पूरी फैमिली को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आपने जैसा कहा कि इंटरव्यू दिए हैं, बाकी आगे की जर्नी भी मैं चाहता हूं कि बहुत ही सुखद और समृद्ध हो। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और आपके पूरे इर्द गिर्द जितने भी आपके मोहल्ले वाले हैं सबको भी मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूं। और मैं उन सभी स्टूडेंट्स को कहता हूं जो बार बार मुझे रिजल्ट भेजते हैं, बोलते हैं कि सर इस बार भी नेटे हुआ है, तो उन स्टूडेंट को भी कहते हैं कि, कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आप डायरेक्शनल काम करो, 100% आपका रिजल्ट होना है। तो ऑल द बेस्ट शिवम। थैंक अब हम अपना दूसरा कॉलर्स पे बात करते हैं। अब ये क्षण आ गया है जिनसे कहते हैं ना कि जहां चाह है वहां राह है, और जो एक डायरेक्शंस में इंसान मेहनत करता है, एट द एंड मतलब बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी होते हैं। जैसे शिवम से हमने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स की बात नहीं की, एंड में मैं इनसे भी बात करूंगा कुछ ऑब्स्टिकल्स को लेके। अभी मैं अदिति चतुर्वेदी पे चलता हूं। और अदिति, ढेर सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योर जेआरएफ एंड योर कहते हैं अचीवमेंट्स के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। कैसा फील हो रहा है, पहले तो ये बताओ। सर लास्ट टाइम मेरा 2 क्वेश्चन से जेआरएफ रुक गया था, तो इस बार रिजल्ट आया तो एक डर बना हुआ था कि कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए। एंड फाइनली जेआरएफ देखकर कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था सर। कभी कभी एग्जाम देकर आप निकलते हो तो उस समय आपको पता चल जाता है कि आप कितना, एक अंदर में एक इंट्यूशन आ जाता है कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप जब एग्जाम देकर निकले तो उस समय क्या फील हो रहा था?
सर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो मुझे ये आइडिया था कि 100 प्लस तो हो जाने चाहिए क्वेश्चन। जी 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 फर्स्ट रीडिंग में नॉर्मली आदमी जो 100% कंफर्म रहता है वही करता है। जी। टोटल मार्क्स कितने बने इस बार और परसेंटाइल? 212, 99.90। ओके, 99.90, बहुत बढ़िया है। 212 मार्क्स है। वैसे हाँ। हमारे एक स्टूडेंट और भी हैं जो 222 वाले भी हैं, लेकिन उनमें और आप में एक फर्क मुझे दिख रहा है। वो फर्क मैं अभी बताऊंगा। पहले तो आप ये बताएं मुझे कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुआ है? सर मैंने ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया था जी। और मेरा बीएससी है। फिर मैंने जेएनयू से मास्टर्स किया हिस्ट्री में। ओके। तो स्टार्टिंग और में मुझे नेट जेआरएफ नहीं करना था, मुझे इस लाइन में नहीं जाना था। ओके, तो अभी आप अभी कर क्या रही हैं वैसे? अभी मास्टर्स तो कंप्लीट हो गया जेएनयू से आपका। अभी मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही ओके, सिविल सर्विसेज के साथ साथ एक आप बैकअप लेकर ये भी चल रही है कि हूँ। जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए एटलीस्ट, है ना, मैंने चलती रहनी चाहिए। इतिहास का जो असिस्टेंट प्रोफेसर आया उसका भी फॉर्म भरा हुआ है। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। हरियाणा वाला भी? हाँ। अच्छा, हरियाणा का दोबारा भी रीस्टार्ट हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप सभी कैंडिडेट भी फॉर्म डालें। ठीक है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर फॉर्म आता है, कम से कम एंट्रेंस में बैठो, देखो कि भाई कैसा एग्जाम का लेवल है। और कहीं पे भी, जैसे मुझे कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर केरला चले जाएं, आप नॉर्थ बिहार के हो और बोलते हो केरला चले जाए, तो बहुत दिक्कत होगा वहां पे लैंग्वेज को लेके। आप जो जहाँ पे हिंदी भाषी क्षेत्र हिंदी भाषी क्षेत्र में है, जहाँ आपके मलयाली बोलने वाले वो मलयाली में ज्यादा करे, तो वो ज्यादा अच्छा है, वो अच्छा कर सकते हैं वहां पे। अच्छा अदिति, एक चीज और बताओ मुझे, आगे क्या इरादा है? कि पीएचडी करना है? सर पीएचडी में इनरोल तो होना है। होना है? कहाँ से होना है? जेएनयू ट्राई रहेगा। मतलब जेएनयू वाला स्टूडेंट ये कभी हो सकता है कि जेएनयू कहते हैं ना कि जेएनयू के बाद, वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, जेएनयू के कैंडिडेट्स का एक नारा होता है भैया, जो है जेएनयू के बाद दो ही जगह लोग पाए जाते हैं, या तो मुनीर का या तो अमेरिका। वही वाली बात है। खैर, जेएनयू की वादियों और जेएनयू की पढ़ाई, जेएनयू की एटमॉस्फेयर वाकई में बहुत सुंदर है। मैं भी कहीं ना कहीं उससे ताल्लुक रखता हूँ। और अदिति, और बताओ थोड़ा सा कि इस ड्यूरेशन में आपने किस चीज पे फोकस किया जिस वजह से आपका जीआरएफ हुआ है? सर मुझे लगता है कि जो वीक सेक्शन है उस पर फोकस करना चाहिए। जैसे पेपर 1 में मेरा रिसर्च और टीचिंग बहुत वीक था, तो जी। मैंने उस पर फोकस किया था। मैथ डीआई स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे, तो मैंने उसको साइड लाइन में किया कि जी। एग्जाम के कुछ दिन पहले उसको रिवीजन करके बस चले जाना है। और ठीक है, मैंने इस ठीक। बार कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा था, जून में जो भी पढ़ा बस उसका रिवीजन किया। ओके ओके, रिवीजन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि स्टूडेंट्स पढ़ बहुत लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 10 यूनिट आपका पेपर 2 में है हिस्ट्री में, और 10 यूनिट पेपर 1 में है, तो करते क्या है स्टूडेंट्स कि 10 ये कवर करने और 10 वो कवर करके हौच पौच कर लेते हैं। अदिति हो या मैं हूं या कोई भी कैंडिडेट हो, कहने का मतलब है कि अगर 10 में 6 भी यूनिट सही है, आपका बहुत कमांड है, ठीक है, उसको रिवीजन करो ना, उस पोर्शंस को बहुत अच्छे से रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने साफ साफ कहा कि सर मैंने रिवीजन पे फोकस किया। अच्छा एक बात और बताइए, प्रीवियस क्वेश्चंस आपने देखा? नो सर, यूट्यूब पे आप लोगों के वीडियोज ही मैंने देखा पीवाईक्यू में, बस अच्छा इसमें ओके। बुक नहीं है मेरे पास। अच्छा ओके। लेकिन मैं भी अभी, जैसे इन्होंने कहा कि सर आपने जो कराए यूट्यूब पे वो देखे हमने, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन जरूर करके जाना सभी कैंडिडेट्स को। ये तो इनकी बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है कि मास्टर्स में उन्होंने रमा है अच्छे जगह से मास्टर्स के। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो ओपन से भी करते हैं मास्टर्स, ठीक है, उन सभी सबका एक दायरा होता है। इन्होंने जो है मास्टर्स के ड्यूरेशन में पढ़ाई की है, ढंग से पढ़ा है, इसलिए इनका एक थोड़ा बैकअप रहा है। अच्छा अदिति, आपके फर्स्ट पेपर में कितने मार्क्स थे और पेपर 2 में कितने मार्क्स थे टोटल? सर फर्स्ट पेपर मेरे 34 थे और पेपर 2 में 72 थे। देखिए ये मार्क्स जो यहाँ पे जो गेन हुआ है, वो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने जो नेट देखे हैं ना, नेट होता हुआ, वो पेपर 1 में 30-32 के आसपास वाले हैं। 32 से ऊपर वाला मुझे बहुत जो भी दिखे हैं वो सब जेआरएफ लेवल में चले गए। और आपने पेपर 2 में बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए। लिटरली कोई बहुत कम मार्क्स नहीं होते हैं। तो मैं एक ही चीज कहूंगा, आगे तो आपने कह ही दिया कि सर मैं सिविल सर्विसेज के लिए जो है एस्पायर हूं और एस्पायरेंट हूं कहीं ना कहीं। और दूसरा है कि सर पीएचडी भी करना है, असिस्टेंट, दोनों नाव पे सवार हो और बहुत बैलेंस्ड। कहते हैं ना कि दोनों नाव पे सवार होना बड़ा टफ है। आपने ये चीज प्रूव कर दिया कि दोनों को बैलेंस करके चला जा सकता है।
मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूँ आपको अदिति। और वैसे अदिति, आप रहने वाले कहाँ से हो? देवरिया उत्तर प्रदेश। देवरिया उत्तर प्रदेश। हाँ, मैंने भोजपुरी गाने में देवरिया का नाम बहुत सुना है, हालांकि उधर से गुजरना हुआ है मेरा। बहुत सुंदर जगह है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी और आपके माता पिता और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से और अड्डा परिवार की ओर से। थैंक यू सर। आपकी जिंदगी बहुत अपार सफलता भरी हो और मैं आशा करता हूं कि आप इसी मंच पे अपनी सिलेक्शंस के साथ जरूर आए और ये भी रहे कि भैया डीएम साहिबा आई हैं, ये भी फील हम चाहते हैं कि करें। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। अब हमारी ये सेशंस जो है तीसरे और हमारे खास चुनिंदे स्टूडेंट्स पे जा रहा है। बड़ा ही कॉन्फिडेंट और बड़ा ही चार्मिंग स्टूडेंट है हमारे ये आयुष। आयुष, मेरी आवाज सुनाई दे रहा है आपको? यस सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर होल फैमिली और पूरे अड्डा परिवार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके जीआरएफ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसा रहा रिजल्ट और ये कौन सा अटेम्प्ट था ये? सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, 214 है इस पर, 99.93% है। बहुत सुंदर, मतलब 214 नंबर लेकर आए हो। और घर में कैसा रिएक्शन था पहला? घर में सर खुश हैं सब लोग, मतलब कुछ लोगों को तो पता नहीं चल रहा होगा जीआरएफ होता क्या है ना? हाँ, नहीं जानते हैं अभी तो, सोसाइटी में बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, जीआरएफ एक्चुअली में देखो कितने चुनिंदे स्टूडेंट, इतना बच्चे एग्जाम देते हैं और कुछ ही कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन होता है, उनमें से आप। अब आगे का क्या जर्नी है आपका, क्या सोचा है आगे आपने? किसी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, टारगेट जेएनयू है। अच्छा, जेएनयू टारगेट है, वेरी गुड। तो ऐसे भी जेएनयू जो है खास तौर से प्रीफर करते भी हैं जीआरएफ वालों को, ठीक है। वहां पे तो ऐसा है कि ढेला होता है ना गांव में, खेतवा में जो ढेलवा होता है वो फेंकोगे तो कोई ना कोई जीआरएफ वाले को लगेगा। और हालांकि है ऐसे तो। अच्छा, वैसे रहने वाले कहाँ से आयुष आप? सर कानपुर यूपी। कानपुर यूपी। अच्छा, कानपुर बड़ा सुंदर जगह है। मैं कानपुर में काम कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। और अच्छा, ये बताओ कि आपका जो पेपर 1 और पेपर 2 में कितने कितने मार्क्स थे? पेपर 1 में सर इस पर मेरे 39 क्वेश्चन है, पेपर 2 में 39 इधर और पेपर 2 में 68। 68। ओके, पेपर 1 में अच्छा स्कोर है और पेपर 2 में भी बहुत बैलेंस, बहुत अच्छा स्कोर है। और आगे तो आपको पीएचडी करना है, उसके अलावा भी कुछ सोचा है कभी? हाँ सर, एक्चुअली मैं 12th मैंने मतलब आर्ट से किया है, उसके बाद मैं 2020 में मैं पास आउट हूँ, तो उस टाइम लॉकडाउन लग गया था। अच्छा। तो लॉकडाउन के टाइम मैंने सिविल सर्विस की प्रिपरेशन एक्चुअली स्टार्ट की थी। हाँ। उसी से मेरा इंटरेस्ट हिस्ट्री में आ गया, फिर मैंने बीए किया है, नहीं तो मतलब ये लाइन नहीं था मेरा। ओके, अब अच्छा लग रहा होगा कि अब कर सकते हैं इसमें, है ना? अच्छा, ये बताइए, कोई मेरे जैसे नए कैंडिडेट्स हैं जो अभी अभी ज्वाइन किया है, पेड सेशंस में आए हैं या यूट्यूब सेशंस में हैं, आप उन कैंडिडेट्स को क्या हिदायत देना चाहोगे? सर मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि मतलब पेपर 2 सब्जेक्ट होता है, मोस्टली लोग जी। मतलब इंटरेस्टिंग होता है वो सभी के लिए, मतलब जी। उसमें सहज महसूस करते हैं, लेकिन पेपर 1 वो नया होता है सभी के लिए, उस पर जी। ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जैसे पेपर 2 आप पढ़ रहे हो, टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं रात दिन, तो वो इंटरेस्ट जग जाता है। पेपर 2 के पेपर 1 का सेक्शंस अलग अलग है, उसका फ्रेगनेंस अलग अलग है। किसी का अगर आईसीटी में इंटरेस्ट है तो जरूरी नहीं कि रिसर्च में उसका इंटरेस्ट हो, है ना? तो यहाँ पे आपको 5-6 टीचर, 4-5 टीचर मिल जाते हैं अलग अलग सेक्शन पढ़ाने वाले। आपके सब्जेक्ट का जो टीचर है, आप उसके साथ केमिस्ट्री बना पाते हैं, कभी कभी पेपर 1 वाले के साथ केमिस्ट्री ना बना पाते हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सिलेक्शंस ऑफ बुक्स और सिलेक्शंस ऑफ प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस क्वेश्चंस, इस ड्यूरेशन, मतलब आपको पेपर 1 अगर कोई कैंडिडेट, जैसे इन्होंने कहा कि सर 34, 36, 39 इस तरह से इन्होंने स्कोर किए हैं, पेपर 2 में, सॉरी पेपर 1 में मैं अक्सर कहूंगा कि अपना एवरेज जो है 35, मतलब 32 प्लस लेके चलो, तो नेट आपका आराम से हो जाएगा। यही है ना? तो मतलब आपके जीआरएफ में जो रोल जो है, कॉन्फिडेंस जो जीआरएफ दिला रहा है एक्चुअली में, वो है पेपर 1, है ना? गेम चेंजर है जी, गेम चेंजर है। और आगे मतलब कुछ दोस्तों का क्या प्रतिक्रिया रहा है? वो विश्वास था उसको कि उन लोगों की कि भैया जीआरएफ हो जाएगा? हाँ सर, दोस्त तो मतलब लास्ट टाइम मेरा नॉर्मलाइजेशन में शायद एक क्वेश्चन से ही रुका था मेरा लास्ट टाइम जाके। अच्छा अच्छा 101 था लास्ट टाइम। अच्छा, ठीक है। हाँ, वो थोड़ा सा से रह गया था इसका मतलब, है ना?
यस अच्छा, ऑन एन एवरेज एक ही चीज है कि देखिए जितने भी मेरे ऑडियंस सुन पा रहे हैं, ये इनके शक्ल पे वो कॉन्फिडेंस दिख रहा होगा। ऐसा नहीं है कि इन्होंने मतलब ये भगवान के स्पेशल सांचे से बनाए हुए स्टूडेंट है, ऐसा नहीं है। इन्होंने मेहनत की, आपने खुद सुना कि सर तीसरा अटेम्प्ट है। अदिति का शायद, अदिति आपका कौन सा ये अटेम्प्ट था? सेकेंड अटेम्प्ट सर। ये अटेम्प्ट सेकेंड है। आपका शिवम ये फोर्थ अटेम्प्ट था? जी सर। ये फोर्थ अटेम्प्ट। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि किसी स्टूडेंट का अगर पीएचडी रह गया है या किसी का नेट रह गया है, ठीक है, तो ये नहीं कि अपनी तैयारी छोड़ देना है। तैयारी बिल्कुल भी नहीं। जैसे इन्होंने कहा, अभी मेरे सभी कैंडिडेट से बात हुआ, इस ड्यूरेशन में एक चीज सीखने को मुझे मिला, मुझे भी, कि सर अभी मैंने एचपीएससी का फॉर्म डाला या एमपीपीसीएस का फॉर्म डाला या आरपीएससी का फॉर्म डाला, मतलब कि इन्होंने तैयारी जारी रख रहे हैं। आप खुद अभी अदिति से हमने बात किया तो इन्होंने बोला कि सर मुझे सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स देने हैं, और इन्होंने ये नहीं कहा कि सर पीएचडी का एंट्रेंस नहीं दूंगी या पीएचडी में मैं जाके वहां पे इंटरव्यू नहीं दूंगी। मतलब कंटिन्यूटी जो है ना, कि ये नहीं कि अचीव कर लिए तो रुक जाना है। आपकी पढ़ाई रुकनी किसी भी वे में नहीं चाहिए जब तक आप मंजिल पे ना पहुंच जाओ, ठीक है। तो ओवरऑल ये हमारी डिस्कशन रही है। ऐसे और भी कुछ चुनिंदे कैंडिडेट्स हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे। आज रात में भी कुछ कैंडिडेट से डिस्कशंस हैं, आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। एट द एंड कुछ स्टूडेंट से हम अपने बारे में रिव्यू ले लेते हैं। कहते हैं कि एक मजदूर को अपने बारे में रिव्यू लेने का सबसे ज्यादा जो है एक्साइटमेंट होता है। तो मैं अदिति से शुरू करता हूँ। अदिति, 2 शब्द मेरे लिए। सर आपने जो एमसीक्यू करवाए थे वो काफी हेल्पफुल रहा। थैंक यू सो मच। और अंशिका मैम ने जो रिसर्च टीचिंग कराया तो वो भी मेरे लिए हेल्पफुल रहा, क्योंकि वो मेरा वीक सेक्शन था। जी थैंक यू सो मच। आयुष। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि सोसाइटी में जैसे एक जो मतलब धारणा बनी हुई है कि साइंस सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, आर्ट्स नहीं, मतलब आप जैसे टीचरों से पढ़िए तो हमें नहीं लगता है कि साइंस और आर्ट्स में कोई मतलब डिफरेंस है। थैंक यू सो मच आयुष। थैंक यू। शिवम। सर इतिहास को बड़ा बोरिंग विषय कहा जाता है, और मुझे लगता है यदि ऑनलाइन जो आप पढ़ा रहे हो काफी रोचक तरीके से, तो इतना थैंक यू। रोचक विषय कि एक बार यदि पढ़ने लगे तो इसकी गहराइयों में डूबते चले जाते हैं। तो सर ये ऑनलाइन माध्यम में बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी सर परिवर्तन है। थैंक यू सो मच। एक शिक्षक को यही चाहिए होता है जिंदगी में कि मैं खुद भी, आप लोग जानते हैं कि कितना अपने लेवल से उठ के जो है इंसान मेहनत कर रहा होता है। और जब बच्चों के रिजल्ट्स आते हैं, हर हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस मुझे दिखता है अपने पूरे ग्रुप और बहुत सारा चीज में कि भाई आ रहे हैं बहुत सारे सिलेक्शन, बड़ा खुशी होता है। और मैं ये दिल से उन पूरे भारतवर्ष में जितने भी कैंडिडेट सुन पा रहे हैं, उन सबके आगामी जिंदगी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, उनके फैमिली को भी, और ढेर सारी उनके फैमिली से आशीष भी लेता हूँ, आशीर्वाद भी लेता हूँ कि इसी तरह से मैं मेहनत करता रहूं आप सभी के लिए, और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना पूरा अड्डा परिवार करता है। इसी के साथ आज की इस सेशंस को मैं यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों। हैव अ नाइस डे, गुड लक। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। सी यू गाइस, थैंक यू।